स्वागत है मेरे चैनल में स्पेशल एजुकेशन विद बीके स्वामी। मित्रों, हम आज बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेचर, नीड्स एंड इंटरवेंशन के बारे में। मानसिक मंदता की परिभाषा क्या है और AAMR 1983, 1992, 2002 और उनका तुलनात्मक विश्लेषण हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक मंदता क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, शॉर्ट में हम इसको AAID के नाम से जानते हैं, AAIDD ने 1908 से लेकर अब तक 11 बार मानसिक मंदता की परिभाषा, उसके नैदानिक मानदंड आदि को संशोधित किया। पर हम यहाँ 1980 के बाद की मानसिक मंदता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन AAMR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की ओर से ग्रॉसमैन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। 1983 में उन्होंने मानसिक मंदता की एक परिभाषा दी है। इसके अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलित व्यवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है। जो संगामी असामान्यता से जुड़ी होती है, अपसामान्यता से जुड़ी होती है, जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस परिभाषा के अंतर्गत ग्रॉसमैन ने ये बताया है कि मानसिक मंदता से तात्पर्य ये है कि तात्विक रूप से औसत बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम होती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारे अनुकूलनीय व्यवहार है उसमें असामान्यता आ जाती है। ये मोटी मोटी बात इसमें बताई गई है। अब हम बात करेंगे सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया की। सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया क्या है? इस प्रयोजन के लिए विकसित और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकीकृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किए जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी हमने क्या है, मानकीकृत जो सामान्य बौद्धिक परीक्षण जो बनाए हैं और उस पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको हम सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है। स्पष्ट रूप से औसत से कम अभिप्राय है बुद्धि के व्यक्तिगत रूप से प्रभाषित दो मानक, यानी विचलन कम और मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धि लब्धि, ये जो है मेन बात रखती है। यह मुख्य बात है कि स्पष्ट रूप से औसत से कम बुद्धि है। तो औसत से कम बुद्धि लब्धि का मतलब हम मानकीकृत रूप से 70 बुद्धि लब्धि है या इससे कम बुद्धि लब्धि है, तो इससे कम वाले जो है वो मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। अब अनुकूलित व्यवहार, अडेप्टिव जो व्यवहार है उसे हम कैसे कहेंगे? अनुकूलित व्यवहारों को क्या नाम देंगे? तो अनुकूलित व्यवहार वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति विशेष आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अनुकूलित व्यवहार किसे कहते हैं? आज हम समाज में रहते हैं और समाज के अनुकूल हम व्यवहार करते हैं, समाज के अनुकूल हम चलते हैं, समाज के अनुकूल हम उठते बैठते हैं, बात करते हैं और हमारे जो सामाजिक मापदंड है उनका पालन करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या आते हैं? वो अनुकूलित व्यवहार हैं और उन अनुकूलित व्यवहार को ही यहाँ बताया गया है। तो ग्रॉसमैन की इस परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदता के नैदानिक मानदंड जो है वो क्या रहेंगे? वो नैदानिक मानदंड की हम बात करेंगे। नैदानिक मानदंड जो है वो किस प्रकार से हम देखेंगे।
ग्रॉसमैन की परिभाषा के अनुसार आईक्यू जो है वो 70 उससे कम होनी चाहिए और अनुकूलनीय जो व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी है, ये 2 पॉइंट जो है ये मायने रखते हैं इस ग्रॉसमैन की परिभाषा में कि किस तरह से अनुकूलनीय व्यवहार और आईक्यू जो है इंटेलिजेंट क्वोशेंट 70 या उससे कम है तो वो किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इस बारे में हम एक चार्ट के द्वारा बताया गया है कि मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड क्या रहेगा। इसमें कम या ज़्यादा बताया गया है। जैसे बौद्धिक क्षमता अगर कम रहेगी तो मानसिक मंदता हाँ, अगर बौद्धिक क्षमता कम रहेगी तो मानसिक मंदता क्या रहेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हम हाँ कहेंगे। तो ये जो तीर का निशान जो है वो नीचे की ओर होगा। और अगर बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, अगर वो 70 से औसत से ज़्यादा है तो ये जो बीच का जो हमने बनाया है ये हम 70 मान लेते हैं। अगर 70 से कम है, 70 से कम है तो मानसिक मंदता हाँ, मानसिक मंदता रहेगी। और 70 से ज़्यादा है तो वो मानसिक मंदता नहीं है। यह एक ग्राफ, एक चार्ट के द्वारा बताया गया है। हम औसत बुद्धिलब्धि जो है वो 70 मानते हैं। 70 से अगर ज़्यादा कहीं है तो मानसिक मंदता नहीं रहेगी और 70 से बुद्धिलब्धि अगर कम है तो मानसिक मंदता रहेगी। इस चार्ट के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है। अब एक टेबल के द्वारा हम अनुकूलनीय व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। तो इस टेबल में 4 परिस्थितियां बताई गई हैं। मुख्य रूप से ये 4 परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 परिस्थिति में उच्च बौद्धिक क्षमता और सीमित अनुकूलनीय व्यवहार है तो मानसिक मंदता नहीं होगी। ये मानसिक मंदता का जो एक अनुकूलनीय व्यवहार के रूप में बताया गया है। अगर अनुकूलनीय व्यवहार इस तरह से हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च बौद्धिक क्षमता है और साथ में सीमित अनुकूलनीय व्यवहार है। 1 नंबर की बात कर रहे हैं हम। उच्च बौद्धिक क्षमता है और सीमित अनुकूलनीय व्यवहार है तो मानसिक मंदता नहीं रहेगी। नंबर 2 पर बात करेंगे। उच्च बौद्धिक क्षमता है और प्लस उच्च अनुकूलनीय व्यवहार है तो भी मानसिक मंदता नहीं रहेगी। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है सीमित बौद्धिक क्षमता प्लस उच्च अनुकूलनीय व्यवहार है तो भी मानसिक मंदता नहीं रहेगी। सीमित बौद्धिक क्षमता का मतलब 70 के आसपास या इससे थोड़ी सी कम है तो, लेकिन अनुकूलनीय व्यवहार ज़्यादा है तो यहाँ पर मानसिक मंदता नहीं रहेगी। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट में मानसिक मंदता नहीं होगी। और नंबर 4 की बात करें, अगर सीमित बौद्धिक क्षमता है और सीमित अनुकूलनीय व्यवहार भी है तो यहाँ पर मानसिक मंदता रहेगी, यानी इन बच्चों में मानसिक मंदता पाई जाएगी। यह एक अनुकूलनीय व्यवहार के आधार पर टेबल के द्वारा एक बात को इसको बताया गया है, समझाया गया है। तो आप इसे देख लें। अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ बीएड स्पेशल एजुकेशन। इसका जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरे साथ बने रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जो है मेरे चैनल पे बने रहें और हमेशा नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आपके पास ये सामग्री जो है पहुंचाता रहूं। आगे हम बढ़ते हैं। मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा पर अगर गौर करें, यहाँ पर ये बताया गया है, अगर हम बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा पर हम बात करेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ ये पाया गया है कि जो मानसिक मंदता को इंगित करती है बशर्ते कि इसका आरंभ 18 वर्ष से पूर्व हुआ हो। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता के बारे में, कि मानसिक मंदता वहीं होती है जहाँ 18 साल से पहले अगर ये लक्षण दिखाई दे जाएं तो वो मानसिक मंदता है। अगर इसका आरंभ 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ है तो वो मानसिक मंदता की श्रेणी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, मानसिक
रोगी की श्रेणी में आएगा, मेंटल इलनेस की श्रेणी में वो आएगा। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 18 साल से कम की उम्र में अगर मान लो इस तरह की डिसेबिलिटी दिखाई दे जाती है और इस तरह के दोष या लक्षण दिखाई दे जाते हैं तो वो तो मानसिक मंदता है। और 18 साल के बाद की उम्र में जो ये लक्षण दिखाई देते हैं तो ये मानसिक मंदता नहीं है, मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा, तो मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा। इस तरह से हम इस पे बात करेंगे। ग्रोसमैन द्वारा दी गई जो परिभाषा है, ग्रोसमैन द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और समसामयिक है। हालांकि इस परिभाषा के बाद भी कई संशोधन हुए हैं, परंतु उन सभी में उपरोक्त वर्णित परिभाषा में वस्तुनिष्ठता और सकारात्मकता लाने का प्रयास भी किया गया है और नैदानिक मानदंड जो है मूलतः समान रखे गए हैं। यानी ग्रोसमैन ने जो परिभाषा दी थी उस परिभाषा के आधार पर और भी कई सारी परिभाषाएं आगे आई और उस पे उसके जो नैदानिक मानदंड जो है मूलतः समान रूप से रखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1992 में ल्यूकेसॉन ने उपरोक्त परिभाषा को संशोधित किया। जो परिभाषा ग्रोसमैन ने दी थी उस परिभाषा में उसने संशोधन किया और उसमें स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया। AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की ओर से ल्यूकेसॉन 1992 के द्वारा मानसिक मंदता की संशोधित परिभाषा 1992 में दी गई और उस परिभाषा में उन्होंने क्या बताया, इसको हम पढ़ते हैं। ल्यूकेसॉन ने 1992 में बताया कि मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है। मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है, जिसमें क्या है, महत्वपूर्ण रूप से कम औसत बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में संबंध कमी पाई जाती है। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में संबंध कमी पाई जाती है। ये ल्यूकेसॉन ने बताया 1992 में कि मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण कमी से है और वो महत्वपूर्ण कमी 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में पाई जा सकती है। वो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले स्व सहायता। स्व सहायता से मतलब खुद की सहायता करना और दैनिक कार्य। खुद की सहायता में आप ये देखो, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े डालना, बाल बनाना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, सेल्फ हेल्प की जो गतिविधियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद में दैनिक कार्य कौशल और सामाजिक कौशल, सामुदायिक कौशल, स्वनिर्देश और स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा और ज्ञान, मनोसंरचनात्मक कार्य, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में जो है वो कमी पाई जाती है। तो ग्रोसमैन ने इस चीज़ को इसमें ऐड किया है। अब ग्रोसमैन ने ये बात आगे इसमें कह दी, ये चीज़ें इसमें उसने जोड़ दी। सेल्फ हेल्प हो गया, आइडियल स्किल्स होगी, सोशल स्किल होगी और सामुदायिक कौशल हो गए, स्वनिर्देश यानी खुद पे नियंत्रण रखना, खुद को निर्देशित करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य अपने जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं, सुरक्षा से संबंधित बातें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ते हैं। मानसिक मंदता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मानसिक मंदता अगर होगी तो 18 साल से पूर्व प्रकट होगी। अगर 18 साल से बाद में ये प्रकट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल से बाद में ये प्रकट हो रही है, इट मीन्स ये मानसिक मंदता नहीं है, यह क्या है? मानसिक रोग है, मेंटल इलनेस जिसको कहते हैं। 2016 की परिभाषा में दोनों को ही शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ल्यूकेसॉन ने 1992 में, ग्रोसमैन ने 1983 में जो परिभाषाएं दी मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता की, और उसको क्या है, वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है। ल्यूकेसॉन ने इस परिभाषा को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है। ल्यूकेसॉन ने इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए श्लेलोक ने 2002 में
और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया है। अब लुकेसोन के बाद में आए एक मनोवैज्ञानिक, क्या नाम था उनका? स्लेलोक ने 2002 में इस परिभाषा में वस्तुनिष्ठता या स्पष्टता लाने का प्रयास किया। और स्लेलोक की परिभाषा के लिए आगे बढ़ते हैं। AAMR यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 और स्लेलोक के और अन्य के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 और स्लेलोक और अन्य के अनुसार मानसिक मंदता एक अक्षमता है, यानी मेंटल रिटार्डेशन एक अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। ये तीन चीज़ें इसमें स्लेलोक ने और अन्य ने जोड़ी है। कौन सी चीज़ें? सांकल्पनिक, संकल्पनाओं से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो हमारे कौशल होते हैं उनके बारे में ये परिलक्षित होती है। यानी मानसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगर वो मेंटल रिटार्डेशन है तो 18 साल से पहले लक्षणिक हो जाती है, दिखाई दे जाती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ AAIDD और 2012 और स्लेलोक और अन्य के अनुसार बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। ये बात तो कॉमन है, हर एक परिभाषा में आएगी। इसको अच्छे से नोट कर लें और याद भी कर लें कि बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है और इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है। ये चीज़ हमें देख लेना है। उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर आपको निम्नलिखित विशेषताएं प्राप्त होंगी। इस परिभाषा का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें इसकी निम्नानुसार जो विशेषताएं जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो इसमें सामने आएगी। मानसिक मंदता एक अक्षमता है, पहला बिंदु इसका, मानसिक मंदता एक अक्षमता है। नंबर 2 बिंदु है, इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। इस बात को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और नंबर 3 बात क्या है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखाई देती है। यानी उसके कार्यों में, उसके व्यवहार में, उसके संकल्पनाओं में ये जो कमी है ये दिखाई देती है। नंबर 4 क्या बताया है, इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व लक्षित होती है, दिखाई देती है। ये बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि 18 साल से पहले अगर दिखाई देती है तो वो मानसिक मंदता है और 18 से बाद अगर वो परिलक्षित होती है, लाक्षणिक होती है, दिखाई देती है, इट मीन्स वो मेंटल इलनेस होगी। अब परिभाषा के चारों उपभागों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसमें इन चारों बिंदुओं को हम ध्यान से देखेंगे। पहला बिंदु, मानसिक मंदता एक अक्षमता है। सामान्य भाषा में अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग या भागों में ऐसी विचलन जिसमें उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। यानी एक साधारण व्यक्ति जो काम कर सकता है उतना काम वह व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका मतलब
उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति से कम हो जाती है। एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है, किसी व्यक्ति का दुर्घटना में एक पैर कट जाता है और उसके पैर की कार्य क्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मानसिक मंदता एक अक्षमता है, क्योंकि इससे प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क, मानसिक मंदता में क्या प्रभावित होता है? व्यक्ति का मस्तिष्क, और मस्तिष्क जो है सामान्य की तुलना में कम काम करने की वजह से दैनिक कार्य क्षमता सीमित हो जाती है। यह बात इसमें मुख्य रूप से बताई गई है। अब आगे नेक्स्ट बिंदु में हम बात करेंगे, 2 नंबर बिंदु। इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। इस बात को हम थोड़ा गहराई से जांच कर रहे हैं कि ये बातें क्यों कही गई है। इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। मानसिक मंदता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में सामान्य अर्थों से महत्वपूर्ण कमी पाई जाती है। और अनुकूलनीय व्यवहार से हमारा जो तात्पर्य है, हमारा मतलब है उन दैनिक क्रियाओं से है, जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन दैनिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा हम वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए हमें ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ लेते हैं और गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं। अगर गर्मी लगती है तो हम पंखे चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। ये क्या है? ये अनुकूलनीय व्यवहार है, यानी हम खुद को जो है अनुकूल बना लेते हैं, वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। तीसरा बिंदु जो है उसमें बताया गया है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखाई देती है। ये बात भी पहले हम कर चुके हैं कि जो कमी है अनुकूलनीय व्यवहार में, जो कमी है उसके सांकल्पनिक, उसके संकल्पनाओं में, सामाजिक व्यवहारों में, प्रायोगिक कौशलों में, प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देती है। मानसिक मंदता की परिभाषा का भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है? हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। हम भारत में रहते हैं तो भारत में जो इस पर काम हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। भारत में मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी ज़्यादा पहले से इस पर कोई प्रयास नहीं हो रहा था। पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 1995 में आया, जिसको हम PWD एक्ट भी बोलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 में मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले यहाँ प्रयास किए गए थे भारत में। 1995 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट में मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया और इसके अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है। यहाँ पर उस एक्ट में परिभाषा भी दी गई है मानसिक मंदता की। उस परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध तथा अपूर्ण विकास से है, जो सामान्यतः अधोसामान्य यानी सब नॉर्मल बौद्धिक क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। भारतीय संदर्भ में दी गई मानसिक मंदता की यह परिभाषा अत्यंत पुरानी सी प्रतीत होती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि यह परिभाषा अधूरी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए अनुकूलनीय व्यवहार का सीमित होना समाहित नहीं है। जो मेन बात जो इसमें आई है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन में जो बात कही, जो स्लेलोक ने बात कही या अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बात कही, वहाँ पर ये अनुकूलनीय व्यवहार जो है बहुत मायने रखता है। अनुकूलनीय व्यवहार का सीमित होना हमारी परिभाषा में समाहित नहीं है, इसलिए अधूरी सी प्रतीत होती है। इसमें बौद्धिक क्षमता को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है, जो अपर्याप्त है। बौद्धिक क्षमता को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड मान लिया गया है। सिर्फ हम बौद्धिक क्षमता पे ही आधारित रह गए, हम व्यवहार की ओर गए ही नहीं, तो इसलिए ये अपर्याप्त है। सिर्फ सीमित वर्तमान में इस कानून को संशोधन की बात चल रही है, ये बात यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में
2016 के एक्ट के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के द्वारा इस कानून में संशोधन कर दिया गया है और मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता को परिभाषित किया गया है, जिसको हम आगे मेरी किसी क्लास में मैं इस आगे के वीडियो में पूरा 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं उनके बारे में बात करूंगा। वहाँ हम इस बात को पूरा समझेंगे। आगे चलते हैं। मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ MR और ID। मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, यह मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मुख्य आधार है बौद्धिक परीक्षण पर प्राप्त अंक बुद्धिलब्धि के हम बारे में बात करेंगे। IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, IQ के बारे में हम बात करेंगे। तो बुद्धिलब्धि के बारे में भी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। वर्तमान समय में दो प्रमुख कारणों से इस वर्गीकरण का प्रचलन काफ़ी कम हो जाता है और पहला कारण ये है कि मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनुकूलनीय व्यवहार पर बढ़ता जोर। हम मानसिक मंदता को स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनुकूलनीय व्यवहारों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और दूसरा कारण जो हमारा है वो यह है वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता, और जो ये बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी ही है जिसका प्रयोग करके वह कुछ सीमित कार्यों को करने में सक्षम है। आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, बुद्धिलब्धि के अनुसार मानसिक मंदता के 4 वर्ग हैं। इन 4 वर्गों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की, सौम्य मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता। इसको माइल्ड भी बोलते हैं, माइल्ड। और सौम्य मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता। नंबर 2 पर आती है मध्यम मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता, इसको मॉडरेट भी बोलते हैं। उसके बाद में गंभीर मानसिक मंदता, यानी इसमें सीवियर मानसिक मंदता आती है, अति गंभीर। ये सीवियर और प्रोफाउंड क्षेत्र की लेवल की होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये एक तरह की शब्दावली है और इस शब्दावली में हमने आगे वर्गीकरण कैसे बुद्धिलब्धि के हिसाब से है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले सौम्य मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता ये 50 से 70 के बीच में होती है। IQ जो है वो 50 से 70 के बीच में होती है, जो यहाँ बात कर रहे हैं। मध्यम मानसिकता यानी मॉडरेट कैटेगरी 35 से 49 के बीच में होती है। गंभीर मानसिक मंदता जो 20 से 35 के बीच में होती है। अति गंभीर मानसिक मंदता 20 से नीचे। जो बच्चे 20 से नीचे होते हैं वो सीवियर कैटेगरी के या प्रोफाउंड कैटेगरी के अपने MR होते हैं। तो ये 4 तरह का वर्गीकरण बताया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इनके बारे में हमने बात की। तो इस तरह से ये 4 तरह का वर्गीकरण है। इसी आधार पे हम इन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। इस वर्गीकरण के अंतर्गत बताया गया है कि चौथी श्रेणी में 20 से नीचे की IQ को लिया गया है और 0 से 20 नहीं लिया गया। इसका कारण है कि प्रायः यह माना जाता है कि बच्चे की जन्मजात बुद्धि होती है, अतः बुद्धि कम हो सकती है, शून्य नहीं। कहने का तात्पर्य है बुद्धि कभी भी शून्य नहीं होगी, थोड़ी बहुत बुद्धि जो है वो ज़रूर होगी। इसलिए हम 0 से 20 के बीच में नहीं लिख सकते, हम सीधा लिखेंगे 20 से नीचे। नंबर 2 बात बताई गई है, मानसिक मंदता सुनिश्चित करने में सिर्फ बुद्धिलब्धि नहीं बल्कि बालक के अनुकूलनीय व्यवहार को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। ये हम परिभाषाओं में भी बार बार पढ़ चुके हैं। मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक वर्गीकरण, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ID, इसमें हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हमने मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण देख लिया, जिसमें हमने पढ़ा है कि वो किस तरह से वर्गीकृत की गई है। अब इसमें हम
शैक्षिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक वर्गीकरण की जो बातें बताई गई है उस पर हम बात करेंगे। तो शैक्षिक पूर्वीपेक्षा के आधार पर विद्वानों ने मानसिक मंदता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, और वो श्रेणियां कौन कौन सी है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वर्गीकरण है वो है एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, जो शिक्षणीय या शिक्षणीय मानसिक मंदता के नाम से हम इसको कह सकते हैं। इसमें अनुमानित आईक्यू जो है वो 50 से लेके 75 या 80 के बीच में होती है। और शैक्षणिक अपेक्षाएं हम इनसे क्या रख सकते हैं, विद्यालय में 6ठी कक्षा तक बच्चा पढ़ाई कर सकता है और सामाजिक समायोजन में ये सक्षम हो सकता है, स्वतंत्र व्यवसाय में सक्षम होता है, कुछ क्षेत्रों में आंशिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में भी कठिनाई होती है। ये जो एजुकेबल बच्चे होते हैं, एजुकेबल कैटेगरी के, इनको हम एजुकेशन दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी ट्रेनेबल कैटेगरी के अंतर्गत हम बात करते हैं। ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बच्चे जिनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, शिक्षा नहीं प्रशिक्षण। पहली कैटेगरी थी हमारी एजुकेबल, जिसमें हम शिक्षा दे सकते थे, और दूसरी कैटेगरी हमारी है ट्रेनेबल का मतलब प्रशिक्षण मानसिक मंदता, ये 20 से 50 या 55 तक होती है। अनुमानित आईक्यू जो है 20 से 50 से 55। और इसमें शैक्षणिक अपेक्षाएं क्या क्या हो सकती है, स्व सहायता कौशल जो है प्रशिक्षण के उपरांत सक्षम हो तो अल्प शैक्षणिक उपलब्धि प्रायः 3री-4थी क्लास तक, या सामाजिक समायोजन घर और पड़ोसियों तक ही सीमित होता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आश्रय कार्यशाला होती है, उसमें ये बच्चे अपना काम कर सकते हैं, जिसको हम शेल्टर्ड वर्कशॉप कहते हैं। शेल्टर्ड वर्कशॉप यानी कि कोई स्कूल है, कोई धर्म ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत ये बच्चे अपना काम कर सकते हैं और कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेनेबल वाली कैटेगरी हो गई। इसके बाद में हमारी अगली कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। इसको संरक्षणीय मानसिक मंदता भी कहते हैं। इसमें बच्चों को संरक्षण दिया जा सकता है। इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो 20 से कम होता है। इन बच्चों का आईक्यू लेवल 20 से कम होता है, और इनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो क्या रहेगी, ये अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस तरह के जो कस्टोडियल जो बच्चे होते हैं उनको देखरेख की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ये बच्चे बेड पे ही होते हैं। ये अपने दैनिक क्रियाकलाप जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। एडियल स्किल्स इनकी पूरी नहीं होती है। खाना पीना उठना बैठना ये सब पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। पेरेंट्स ये सारा काम इनका करते हैं। और ये जो है कस्टोडियल यानी कस्टडी, ये बच्चे कस्टडी में रखने योग्य होते हैं, इसलिए इसका नाम कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन दिया गया है। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। आगे मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।